सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टॉप वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRCTC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो IRCTC एक न्यूज़ की वजह से फोकस में थी, और वो जो न्यूज़ था वो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो एक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी, वो सोर्स के ज़रिए हमें सुनने को मिल रहा था, यानी कि रिपोर्ट्स हमें पब्लिश होती हुई दिख रही थी। अब रिपोर्ट्स का क्या है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, तो इसको गारंटी की तरह मत लेना। अभी जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं उसको सिर्फ और सिर्फ नोट करो, बाकी हो सकता है कि आगे चलकर हमें वो सारी चीज़ें ऑफिशियल होती हुई नज़र आ जाए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब दोस्तों एग्जैक्ट सारी चीज़ें हैं क्या, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इंडियन रेलवेज़ पैसेंजर फेयर्स को 1 जुलाई से बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये है कि इंडियन रेलवेज़ जो ट्रेन के टिकट्स होते हैं उसको महंगा कर सकती है 1 जुलाई से। और 1 जुलाई आने में ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आज हो गया 25 जुलाई और मुश्किल से 5 से 6 दिन आपको ये डेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एग्जैक्ट सभी चीज़ें हैं क्या, तो चलिए सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है 1 जुलाई 2025 से हमें देखने को मिलेगा जो नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेन फेयर्स होते हैं उसको इंक्रीज़ किया जाएगा 1 पैसे पर किलोमीटर तक, और AC क्लास फेयर्स की अगर हम बात करें तो उसको 2 पैसे पर किलोमीटर से बढ़ाया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया कोई ऑफिशियल नहीं है, सोर्स के ज़रिए हमें सुनने को मिल रही है। और सोर्स किसने पब्लिश किया है, द इकोनॉमिक टाइम्स ने। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि बताया गया है कि अर्बन टिकट्स की अगर हम बात करें और सेकंड क्लास टिकट्स की बात करें यानी कि जनरल टिकट्स की बात करें तो उसमें कोई भी हमें हाइक्स देखने को नहीं मिलेगी अप टू 500 किलोमीटर। और 500 किलोमीटर का नंबर जब क्रॉस होता है तो आपको हाफ पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से हाइक्स देखने को मिलेगा। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की या फिर सोर्स की। अब बाकी चीज़ें हमें 1 जुलाई से ही पता होती हुई देखने को मिलेंगी, बट अभी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो IRCTC को कैसे बेनिफिट कर सकती हैं। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें IRCTC को बेनिफिट कितना देंगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर कंपनी के बिजनेस डिवीज़न को देखोगे तो एक डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा कैटरिंग का, जो कि कंपनी के 2024 के जो रेवेन्यू थे उसका टोटल का 47% इसी सेगमेंट से हमें आता हुआ देखने को मिला था। और दूसरा आपको देखने को मिलता है इंटरनेट टिकटिंग का, टोटल रेवेन्यू का 30% ये पर्टिकुलर सेगमेंट दिया था। और उसके अलावा आपको देखने को मिलता है टूरिज्म सेगमेंट, टोटल रेवेन्यू का 16% यहाँ से आया था। रेल नीर डिवीज़न से 7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ था। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि IRCTC का जो टोटल रेवेन्यू है उसका मेजॉरिटी हिस्सा अगर हम देखें तो वो कैटरिंग डिवीज़न से ज़रूर आता हुआ दिखता है, बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कंपनी को इंटरनेट टिकटिंग डिवीज़न ही देता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं वो चीज़ें एग्जैक्ट है क्या। सो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें IRCTC की तो इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि टिकट का प्राइस 100 रुपये है, टिकट का प्राइस 200 रुपये है या फिर 500 रुपये है। इसको बस फ़र्क पड़ता है प्रोसेसिंग फ़ीस से। अगर गवर्नमेंट 500 का टिकट 550 भी कर दे तो भी IRCTC को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि IRCTC टिकट के पैसे से पैसा नहीं बनाती है। अगर आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपको फेयर के अलावा एक प्रोसेसिंग फ़ी देना होता है, और वो जो प्रोसेसिंग फ़ी होता है वो एक्चुअल में देखा जाए तो इसके रेवेन्यू होते हैं। इंटरनेट टिकटिंग डिवीज़न का रेवेन्यू वहीं से आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो मान लो अगर गवर्नमेंट टिकट के प्राइजेस को बढ़ा रही है तो इससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो सकता है, इंडियन रेलवेज़ को तो फ़ायदा हो सकता है, बट इससे कहीं ना कहीं हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि IRCTC के लिए ये बिल्कुल भी एक फ़ायदे वाली न्यूज़ नहीं है, जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज़बरदस्त न्यूज़ हमें सुनने को मिल गई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, अगर टिकट के प्राइस के साथ प्रोसेसिंग फ़ी भी अगर मान लो बढ़ा दिया जाता है तो उस केस में इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, बट अगर प्रोसेसिंग फ़ी नहीं बढ़ाया जाता, वही रहता है, तो उस केस में क्या है कि जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है ये चीज़ें बोल सकते हैं इंडियन रेलवेज़ के लिए तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं
आईआरसीटीसी के लिए उतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हम इसको नहीं बोल सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी हाँ, ये वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है कि कोई भी कंपनी की बिजनेस के बेसिस पे आप उसको एनालिसिस करो कि वो न्यूज़ की वजह से बिजनेस में एक्चुअल में कोई फ़ायदा देखने को मिलेगा या नहीं। और मुझे जहाँ तक पता है, ये जो न्यूज़ है वो आईआरसीटीसी को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देने वाला है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, आप सभी को पता है। अब आरती इंडस्ट्रीज़ एक न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और वो न्यूज़ था क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बढ़ने का न्यूज़। और अभी के टाइम पे देखोगे तो सीज़ फायर के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको 7% से भी ज़्यादा की फॉल देखने को मिली थी पिछले 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। तो बेशक ये जो सारी चीज़ें हैं वो आरती इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अचानक से जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उस केस में किसी भी केमिकल कंपनी के जो इन्वेंट्रीज़ है उसको वो परेशान कर सकते हैं। अब अचानक से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली, उससे कोई खुश हो ना हो, केमिकल कंपनी ज़रूर आपको खुश होती हुई दिखी है। ये आपने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ईजिली विटनेस कर भी लिया होगा। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जब आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो ग्रोथ है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हमें स्लो होते हुए देखने को मिले हैं। अगर पिछले 3 साल के पीरियड की बात करें, सेम इसी पीरियड में हमें कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी वीक परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं, चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें या फिर क्यू एन क्यू बेसिस पे। रेवेन्यू के कंपैरिजन में तो प्रॉफिट का जो नंबर है वो और भी ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट करता हुआ दिखता है। अगर पिछले 5 साल का CAGR देखें, 3 साल का CAGR देखें, या फिर पिछले 1 साल का हम CAGR देखें। बट आने वाले कल में हो सकता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें थोड़ी बेटर होती हुई देखने को मिल जाए। और ये सारी चीज़ें कहना मेरा नहीं है, ये सारी चीज़ें कहने आईआरसीटीसी ने आरती इंडस्ट्रीज़ का ही है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 7,271 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और 1,000 करोड़ के आसपास का EBITDA रिपोर्ट किया था। अब अगले 2 से 3 सालों को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में। और यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम लोग सिर्फ करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने EBITDA गाइडेंस दिया है अपना। तो मैनेजमेंट यहाँ पर उम्मीद कर रही है कि 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक इनका जो EBITDA रेंज है वो हमें 1800 करोड़ से लेकर 2200 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। और अभी कंपनी का EBITDA कितना है? करीब 1000 करोड़। तो बोल सकते हैं कि 25 तक अगर 1000 करोड़ है तो 26, 27 और 28 के एंड तक कंपनी का EBITDA लगभग 80 से लेकर 120% तक ग्रो कर सकता है। ऐसा यहाँ पर इस कंपनी के एंड मैनेजमेंट का एम है। अब देखते हैं कि जो कमेंट्री है उस कमेंट्री के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिलती भी है नहीं। अगर मिल गई तो वाह वाह, अगर नहीं मिली तो फिर हम आरती इंडस्ट्रीज़ की जो परफॉर्मेंस कई टाइम से देखते हुए आ रहे हैं वही परफॉर्मेंस हो सकता है कि आगे चलकर भी आपको रिपीट होती हुई देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ को रिकमेंडेशन मत समझना, बट हाँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए ज़रूर हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने कैपेक्स से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुना रखी हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है इन FY26 मैनेजमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स हमें 950 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। जोन 4 प्रोजेक्ट जो है कंपनी की, उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है। और जोन 4 की जो एग्जीक्यूशन है वो हमें एज़ पर प्लान देखने को मिलेगी। और एज़ पर प्लान है क्या भाई? तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी का इसकी एग्जीक्यूशन देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें कंपनी ने अपने गाइडेंस में मेंशन की हैं। अब अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने खुद ही कहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाइमेक्स ग्रुप इंडिया, जिसमें आज के दिन अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त हमें फॉल देखने को मिली थी। फॉल का सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों OFS। कंपनी की तरफ से न्यूज़ हमें सुनने को मिली कि ये कंपनी OFS इंट्रोड्यूस कर रही है, जहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो 15% स्टेक OFS के ज़रिए बेचने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा।
कि इस कंपनी के जो करंट प्रमोटर हैं वो लगभग 74.93% स्टेक इस कंपनी का ओन करते हैं अगर इसके इंडिया बिजनेस की बात करें, और इसका 15% स्टेक वो डाइल्यूट करने वाले हैं, जिसमें रिटेल कैटेगरी और नॉन रिटेल कैटेगरी दोनों हमें देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो OFS की ओपनिंग थी, अगर हम नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो आज ही देखने को मिला था और कल के दिन हमें रिटेल इन्वेस्टर्स की देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। बाकी शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, नाम है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम की बात करें तो मैज़गान डॉक में एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिली थी और वो था वन साइडेड तेज़ी। अब वन साइडेड तेज़ी क्यों था भाई? क्योंकि एक्सपेक्टेशन था वन साइडेड। अब देखो दोस्तों, अभी हाल ही में कंपनी ने जो अपने Q4 के रिजल्ट हमें शो किया था, वहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो तो चलो ठीक थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखोगे तो डिसेंट ग्रोथ था, बट Q1Q बेसिस पे ग्रोथ कंपनी ने दिखा रखा था। और हम प्रॉफिट की जब बात करें तो वो हमें ज़रूर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली ड्यू टू प्रोविज़न। अब इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का जो EPS था वो हमें गिरता हुआ नज़र आया, और EPS के गिरावट की वजह से क्या होता है, वैल्यूएशंस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और वैल्यूएशन जो फ़िलहाल कंपनी का है वो कंपनी के करंट EPS के हिसाब से अगर देखोगे तो बिल्कुल फेयर जोन में है, बट फिर भी कंपनी में आपको तेज़ी जो देखने को मिल रही थी वो इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से था, जिससे इन्वेस्टर्स ये सोचकर चल रहे थे कि आगे चलकर कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे जिससे कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हमें सीज़ फायर में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिली तो फिर उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन था ग्रोथ का वो कहीं ना कहीं खो सा गया, और इसी वजह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखोगे तो मैज़गान में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है। तो रीजंस मैंने आपको समझा दिया कि गिरावट क्यों है। बाकी इसको रिकमेंडेशन मत समझना कि मैं यहाँ पर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि वैल्यूएशन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, और वैल्यूएशन को सीखना है तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना। किसी नेक्स्ट वीडियो में वैल्यूएशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को किस बेसिस पे एनालिसिस करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।